चैनल। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मराठा और लॉर्ड वेल्लेस्ली। तो जैसा कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद मैसूर जो था वो सब्सिडरी अलायंस के अंदर आ गया। तो अभी जो मराठास पावर थी वो सब्सिडरी अलायंस के बाहर थी और उन्होंने अभी तक कोई भी इस तरह का समझौता ब्रिटिश के साथ बिल्कुल भी नहीं किया था। और यही ब्रिटिश के लिए अब एक मुद्दा बन गया था, क्योंकि जो मराठा थे वो मुग़ल के बाद सबसे बड़ी क्षेत्रीय और आर्थिक पावर के तौर पे उभर के आए थे। मराठाओं को जो सबसे आखिरी में सबसे स्ट्रॉन्ग नेता जो मिले थे वो थे नाना फडणवीस। उन्होंने मराठाओं को काफ़ी अच्छी लीडरशिप भी प्रोवाइड कराई थी और उन्होंने ही ब्रिटिशर्स का साथ दिया था टीपू सुल्तान के खिलाफ जिस समय कॉर्नवालिस थे। और इसी के मद्देनज़र उनको काफ़ी बहुत ज़्यादा शेयर भी मिला था, बहुत सारी टेरिटरी भी मिली थी मैसूर से जब मैसूर को हरा दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद ऐसा कोई भी मजबूत नेतृत्व मराठाओं के बीच में नहीं हुआ और जिसकी वजह से ब्रिटिश ने मराठाओं को और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। एक तरह से ब्रिटिश ने मराठाओं के जो राजनीतिक मुद्दे थे उनमें अपना दखल देना शुरू कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो कि सिर्फ एक नाम मात्र के राजा थे, वो भी मराठाओं के राजनीतिक मुद्दों में फंसते चले गए और अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव उनका ये जो निर्णय था ये साबित हुआ। जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया के बीच में एक राजनीति चल रही थी और एक दूसरे के खिलाफ उनकी फाइटिंग भी चल रही थी। पेशवा ने सिंधिया को सपोर्ट किया होलकर के खिलाफ, लेकिन होलकर ने अपनी सेना बुला के पूना में हमला कर दिया सिंधिया और पेशवा के खिलाफ। पेशवा ने अपनी जान बचाना ज़्यादा समझदारी समझा और वो वहाँ से भाग गए और होलकर ने एक तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा दिया था कि वो कितने ताकतवर हैं। और जब वो अपनी वापस राजधानी पहुँचे तो बहुत सारा पैसा लेकर भी वो गए। तो एक तरीके से ये क्या था, एक आंतरिक मुद्दा जो था वो काफ़ी उभर के आया और इसी में ब्रिटिश ने काफ़ी अपना फ़ायदा देखा। पेशवा बाजीराव जो खतरा भाप के भाग गए थे वो बसीन में उन्होंने शरण ली, जहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ बसीन करी 1802 में। तो ये एक तरीके से सब्सिडरी ट्रीटी थी और पेशवा को ब्रिटिश लोगों के द्वारा बाजीराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया गया। वो सिर्फ एक नाम मात्र के थे पर ट्रीटी ने उन्हें फॉर्मली तौर से पेशवा घोषित कर दिया। इस समझौते को लॉर्ड वेल्लेस्ली की काफ़ी बड़ी जीत के तौर पे देखा गया। इस संधि के तहत ब्रिटिश अब क्या कर सकते थे, मराठाओं की जो विदेशी नीति थी उनको नियंत्रित कर सकते थे। और इसी के मद्देनज़र अगर मराठा कोई इस तरह का निर्णय लेते थे कि ब्रिटिश लोगों के खिलाफ किस तरह की पॉलिसी हो या फिर ब्रिटिश लोगों से किस तरह से सुरक्षा की जाए, तो वो ब्रिटिश आसानी से उसको सक्सेसफुली प्रिवेंट कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि मराठाओं की विदेश नीति क्या होगी। विदेश नीति में ब्रिटिश नीति भी शामिल होती थी, लेकिन संधि के तहत अब वो मराठाओं की विदेश नीति को नियंत्रित कर सकते थे। और इसी वजह से यही एक कारण था कि मराठा ये समझते थे, उन्होंने ये मानते थे कि इस संधि के तहत मराठाओं ने अपना आज़ादी को सरेंडर कर दिया, उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी खो चुके हैं इस संधि के तहत। इसी संधि के तहत जो ब्रिटिश थे उन्होंने आर्थर वेल्लेस्ली के तहत पूना में ब्रिटिश आर्मी को भेजा और पेशवा को उनकी पोजीशन पे रिस्टोर कराया और होलकर को, जो कि जिन्होंने पूना पे हमला किया था, उन्हें मराठा कैपिटल से वैनिश कर दिया गया। और इस तरह से ब्रिटिश का मराठाओं की राजनीति में एक तरह से एंट्री हो चुकी थी और इस तरह से उन्होंने मराठाओं को उनकी आंतरिक कमजोरी की वजह से नियंत्रित कर लिया।
तो आगे जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा मराठा वार, क्योंकि यहाँ पर भी अभी ब्रिटिश पूरी तरीके से मराठाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए। यहाँ पर सिर्फ वो विदेश नीति को नियंत्रित कर पा रहे थे। अभी उनका जो लक्ष्य था वो एक पूरे एरिया को और पूरी तरीके से राजनीतिक, आर्थिक और जिस तरीके से उनकी पॉलिसी थी उसको नियंत्रित करना था, लेकिन अभी वो यहाँ पे कामयाब नहीं हुए थे और इसी वजह से सेकंड मराठा वार लड़ा गया था, जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मराठा और ब्रिटिश का जो रिलेशन था वो आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय।